सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा। अरे अबे आवाज। सर आवाज नहीं येता है। सर आवाज नहीं उड़ा रहा ना। नहीं सर आवाज ही नहीं आ रहा कुछ भी। हेलो, आवाज आ रहा क्या अभी आप लोगों को? यस सर अभी आ हाँ रहा अभी आया। चलो ठीक है, है। अब तो स्टार्ट कुछ भी करते नहीं हैं। आया मेरा फिर से। हाँ, वो स्टार्ट ही नहीं किया था बेटा मैंने लेक्चर जब। हाँ, तो सब लोग ज्वाइन हो गए क्या? अब स्टार्ट कर लेना क्या? हाँ चलो, यस। हाँ सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था अभी, इसके पहले मैंने वही बताया कि आपको पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इंडिपेंडेंटली उसमें के छोटे छोटे पार्ट्स भी पूछ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा, शेयर कैपिटल को कैसे एक ऑडिटर एग्जामिन करेगा, वाउचर वेरीफाई करेगा, ये 6 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। उसके अंदर ज्यादा चांसेस का है कि शेयर अगर प्रीमियम पे इशू करे तो ऑडिटर उसको कैसे वेरीफाई करेगा, शेयर डिस्काउंट पे इशू किया तो ऑडिटर उसको कैसे वेरीफाई करेगा, एसऑप को कैसे वेरीफाई करेगा, रिडक्शन को कैसे वेरीफाई करेगा, बायबैक को कैसे वेरीफाई करेगा। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 4-4 मार्क के लिए पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पूरा पूछने के बजाय वो क्या करते, 4 मार्क के लिए पूछ लिया, 2 मार्क के लिए वो पूछ लिया। इसे डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है, डिस्काउंट पे इशू किया तो क्या पनिशमेंट है, 6 महीने की जेल, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का पेनल्टी। ये ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पूरा के पूरा क्वेश्चन पूछना उनको पुरता नहीं, क्योंकि एक इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा तो फिर वो वेटेज बाकी इसको इनजस्टिस हो जाता। ये तो सिर्फ बैलेंस शीट कैप्शन ही है, पीएनएल कैप्शन से, और अभी तो समझ में आ रहा। तो इंडिपेंडेंट छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप लोगों को लिखे बिगर इसके अंदर कोई भी पर्याय नहीं है, लिखे बिगर कुछ नहीं हो सकता। दोनों चीजें लिख के देखो तभी आगे बढ़ना, ठीक है।
All the borrowings on the balance sheet represent the valid claims by the bank or third party. Claims मतलब क्या? Claims मतलब दावा. किसके ऊपर? कंपनी का दावा कि कंपनी के ऊपर बैंक का दावा? यहाँ पे कंपनी के ऊपर बैंक के दावे के बारे में बात चालू है. For this, the auditor needs to verify the following documents. Okay. पहली बात, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखना पड़ता है. समझ में आ रहा है? क्योंकि कैसा लोन है. अब लोन अगर हो गया तो इसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं पॉसिबल है ना. लोन के दिखता क्या? डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में आप लोगों को उसको चेक करना है. पहली बात, रिव्यू जो लाइन को मैं अंडरलाइन करना, आप भी वो लाइन को अंडरलाइन करना. रिव्यू द बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ द न्यू लेंडिंग एग्रीमेंट. मतलब क्या कि बोर्ड रेजोल्यूशन होना जरूरी है. विदाउट बोर्ड के अप्रूवल कंपनी लोन नहीं ले सकती है. Please make sure that any new loan agreements or bond issuance are authorized. Ensure that the significant debt commitments should be approved by the board of directors. कंपनी ने लोन विदाउट डायरेक्टर के परमिशन के नहीं लेना चाहिए. तो ऑडिटर ने क्या देखना? पॉइंट नंबर 1, बोर्ड का अप्रूवल. पॉइंट नंबर 2, वेरीफाई द लोन रिकॉर्ड, नेचर, इंटरेस्ट रेट, क्या बैच पे लिया, किस टर्म्स पे लिया, रिपेमेंट कब करना है, ये सब बातें. इसके लिए क्या देखना मालूम है? एक चीज है बहुत अच्छी, सैंक्शन लेटर. ठीक है, सेकंड पॉइंट आ गया सैंक्शन लेटर. उसमें क्या देखेंगे आप? कितने समय के लिए लोन है, क्या बैच के ऊपर लोन लिया, किस टर्म्स के ऊपर लोन लिया, क्या मॉर्गेज किया, वो सब बातें. वेरीफाई दैट द बोरोइंग लिमिट इम्पोज्ड बाय द एग्रीमेंट्स आर नॉट एक्सीडेड. मतलब जितना इन्होंने सैंक्शन किया, इन्होंने बोला 1 करोड़ का लोन लो, तो आपने 1 करोड़ का ही सैंक्शन करा के लेना चाहिए. मतलब कंपनी ने, वो आपने देखना चाहिए. Verify the ODs and loan recorded to the bank confirmation from the lenders. अब लोन का जो भी बैलेंस है, जैसे मैं पूरा साल के आखिरी में मैनेजमेंट पूरा कि 52 लाख रुपए देने का है, आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? एक अच्छी बात अपन लोगों ने देखा था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन. मतलब बैंक से स्टेटमेंट मंगा लो, उसके अंदर वेरीफाई करो अपना बैलेंस और उनका बैलेंस. डिटेल्स ऑफ लीज एंड हायर परचेस क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड टू द अंडरलाइंग एग्रीमेंट. कुछ चीजें हायर परचेस पे करते, जैसे व्हीकल लोन वगैरह हो गया है ना. व्हीकल लोन वगैरह कैसा रहता है? हायर परचेस एग्रीमेंट बनता, हर महीने इंस्टॉलमेंट जाता है, आखिरी इंस्टॉलमेंट देने के ऊपर व्हीकल अपना हो जाता है. तो ये एग्रीमेंट्स देखना चाहिए. लीज के ऊपर कोई चीज ली होगी वो देखना चाहिए. ऑफ कोर्स फाइनेंस लीज ही रहना चाहिए. यहाँ पे जो बातें चालू वो है फाइनेंस लीज. 2 तरीके की लीज रहती, एक तो ओएल ऑपरेटिंग लीज और एक तो एफएल फाइनेंस लीज. ओएल मतलब भाड़े के ऊपर कोई चीज लेना, रेंट देने को ओएल बोलते हैं. और हायर परचेस क्या रहता है मालूम है? हायर परचेस इज नथिंग बट अ फाइनेंस लीज, जहां पे आखिरी इंस्टॉलमेंट देने पे चीज आपकी हो जाती है. ठीक है. डिबेंचर्स में भी अपन डिबेंचर्स के थ्रू भी लोन ले सकते हैं. उसके लिए डिबेंचर के डीड्स बनती, ट्रस्ट डीड बनती, डिबेंचर के ट्रस्टीज बनाए जाते हैं, उनका रिडेम्पशन डेट ठहराया जाता, इंटरेस्ट ठहराया जाता, कंडीशंस मतलब कवेनेंट्स, वो सब चीजें ठहराई जाती है. तो डिबेंचर का अगर बोरिंग होगा तो वो आपको देखने का है. बोरिंग भी अलग अलग होता है ना, बैंक से होता, एनबीएफसी से होता, व्हीकल लोन होता, या फिर डिबेंचर्स होता. व्हेन डेट इज रिटायर्ड, इंश्योर दैट डिस्चार्ज इज रिसीव्ड ऑन द एसेट्स एंड सिक्योरिंग द डेट्स. मतलब कि जैसे मैंने, है ना, हमारा लैंड मॉर्गेज करके लोन लिया, लोन मैंने रीपे कर दिया, तो अब लैंड पे का मॉर्गेज मतलब आपको मालूम एक टर्म रहता है पे 7/12, उसके ऊपर अपन लोग बोझा चढ़ाते, लोन लिया तो, है ना. और जब अपने लोन रीपे कर दिया तो बोझा उस पे का उतार दिया जाता है. ठीक है. यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब बोरोइंग का, वेरी इंपॉर्टेंट. जब अपन लोग बैंक ऑडिट देखेंगे तो भी ये सेम बात ही रहने वाली है. बैंक ऑडिट में भी ऑडिटर जाके बैंक के अंदर लोन ही देखता. समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे आप टेबल के इस साइड हो, बैंक ऑडिट में आप टेबल के उस साइड रहेंगे, मतलब बैंकर बन जाएंगे आप. यहाँ पे भी आप मैनेजमेंट है. ठीक है, कि मैनेजमेंट किस तरीके से लोन लिया वो यहाँ पे ऑडिटर चेक कर. कोई क्वेरी होंगी तो पूछ लो, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो आगे. बोरिंग्स एट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. ये तो ऐसा था इन कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब स्टॉक खरीदने बोलो, कंपनी का कुछ चीजें जैसे एक्सपांड करने के लिए बोलो, वो सब था आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. If you become aware of significant transactions that are outside the normal course of business, otherwise appear to be unusual, give an understanding of the entity and its environment, perform the following procedures. ठीक है. हम क्या करते थे, हमें ना, हमारा बिजनेस था जैसे कि हमें ना पॉलीथीन बनाते. ठीक है, हमने पॉलीथीन बनाने के लिए, स्टॉक के लिए वगैरह, उसके लिए लोन लेना चाहिए. लेकिन हमने कोई दूसरे जैसे चप्पल बनाने के बिजनेस के लिए लोन ले लिया,
क्यों लिया, ये सब बातें आप लोगों को देखना है। मतलब आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे हम 12% के ऊपर लोन मिलता, पूरे गांव को 12% के ऊपर लोन मिलता, हमने 18% में लोन लिया हुआ है, ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस एक है, हम लोन ले रहे कोई दूसरे बिजनेस के लिए, ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। बिजनेस के लिए लोन मिलता 12% में, डबल रेट के ऊपर लोन ले रहे, प्रोसेसिंग चार्जेस लगते 0.5%, हम 5% प्रोसेसिंग चार्जेस पर, मतलब ऐसी चीजें कर रही कंपनी जो कि समझने लायक नहीं है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो पूछो क्यों 12% मिलता तो आपको क्यों 18% में मिला। बिजनेस रैशनली मतलब दी रीजंस यू शुड वेरीफाई, कि आप लोग क्यों ज्यादा दे रहे हैं, क्यों ये बिजनेस के लिए लोन लिया, आपको क्या बंद करना है क्या, दूसरा चालू करना है क्या, ये क्यों अनयूजुअल कर रहे हैं आप, ये आपको पूछना चाहिए। Consider whether transactions involve previously unidentified related parties or parties that do not have a substance of financial strength to support the transaction without the assistance of the entity we are auditing। मतलब अगेन रिलेटेड पार्टी वाला इफेक्ट, कि 12% पे लोन मिलता, हमने 18% में लिया, तो 18% में जिनसे लोन लिया क्या वो रिलेटेड पार्टी है क्या, रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई किया क्या, फिर 18% में लोन देने के लिए वो सामने वाला काबिल है क्या हमको लोन देने के लिए, उनका तो बिजनेस कुछ नहीं है, हमको 100 करोड़ का लोन बता रहे, तो कहीं तो भी पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही। ये सब बातें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना चाहिए। 12% में लोन मिलता, हमने 18% में लोन लिया, और लेकिन लोन देने वाला तो उस काबिल होना चाहिए, उसके पैसे तो रहना चाहिए, उसका कुछ बिजनेस तो भी 100 करोड़ दे रहा अपने को, कहीं यहाँ से पैसा वहां पे रूट तो नहीं हो रहा, कहीं हवाला का पैसा तो नहीं चल रहा, कैश के व्यवहार तो नहीं चल रहे। ये सब बातें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। कुछ भी नॉर्मल के अलावा दिखता है उसके ऊपर आप लोगों ने क्या हो जाना चाहिए, अलर्ट। उसके लिए आप लोग क्या हो जाना चाहिए, अलर्ट। समझ में आ रहा है, यू शुड बी अलर्ट at all times to whatever transactions that are happening in the company। यहां तक की क्लियर हो रहा क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि नॉर्मल कोर्स के अलावा अगर कुछ भी होता होगा तो आपने क्या पूछना चाहिए, उसके लिए आपने ये देखना चाहिए कि नॉर्मल कोर्स के अलावा अगर कुछ भी होता होगा तो आप लोगों ने ये हमेशा देखना चाहिए कि वो नॉर्मल कोर्स के अलावा अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए क्या उसका अंडरस्टैंडिंग था, क्या उसके रीजंस थे, ये सब बातें आप लोगों ने देखना चाहिए। समझ में आ रहा क्या, नॉर्मल कोर्स के अलावा अगर कुछ भी होता हो तो आपने वहां पे अलर्ट रहना चाहिए। ये अलर्ट रहना चाहिए बिजनेस में एट ऑल टाइम्स। ये टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए, हमेशा कोई भी चीज अलग रही तो उसको देखना चाहिए। इसके लिए कुछ एक वर्डिंग है, तो क्या वर्डिंग होंगी लगता है आपको, स्केप्टिज्म। यस वेरी गुड, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आप लोगों का रहना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब बीइंग अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहो, हमेशा पूछो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। मतलब प्रोफेशनली आप लोगों ने अपना दिमाग लगाते रहना चाहिए। सुस्त रहेंगे तो गलतियां मिलने वाली नहीं है, ठीक है। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस के अंदर क्या बोलते हो, देखो कि सारे लोन लेना चाहिए वो तो अपने को मालूम है, एक उनसे शेड्यूल लो कि कौन से लोन लिए, ओपनिंग में कितने लोन थे, एडिशन कितना हुआ, रीपेमेंट कितना हुआ, क्लोजिंग कितना हुआ, ये सब शेड्यूल आप लोगों ने उनसे लेना चाहिए। क्या बोला शेड्यूल मैंने, बोरोइंग का। Obtain a schedule of short-term, long-term borrowing outstanding as at the end of prior year, as well as new debts, renewals of debt showing beginning and ending balances and borrowings and repayment during the year। वही तो है, beginning and ending balances, borrowings and repayment during the year। हर जगह यही रहता वैल्यूएशन लगभग, कि ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था, एडिशन कितना हुआ, रीपेमेंट कितना हुआ। समझ में आ रहा है। Consider any evidence of additional debt obtained through examination of minutes of the board। Minutes of the board से अपने को कैसे समझेंगे एडिशनल डेट है, ये कौन बताएगा। मिनट्स ऑफ द बोर्ड क्यों बोल रहे हैं अपने को एडिशनल डेट के लिए, एडिशनल डेट है ना, नया लोन लिए है इसके लिए वो बोलते हैं मिनट्स ऑफ द बोर्ड। देखो मिनट्स ऑफ द बोर्ड और एडिशनल लोन का क्या रिलेशन है। सर लोन लेने के लिए बोर्ड मीटिंग पास करनी पड़ती और बोर्ड मीटिंग में मिनट्स लिखे जाते। बोर्ड मीटिंग पास नहीं करना पड़ती, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास रिजोल्यूशन। हाँ ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। विदाउट बोर्ड मीटिंग के रिजोल्यूशन के, विदाउट डायरेक्टर के कंसर्न के, विदाउट बोर्ड मीटिंग के, विदाउट डायरेक्टर के कंसर्न के लोन नहीं ले सकते। Significant contracts, confirmation of bank account, support for subsequent cash disbursement and other documents। कैश डिसबर्समेंट मतलब फिर अपन ने कैश, देखो कैसा रहता मालूम है क्या, कि लोन अप्रूव हो गया, लोन एक बार सैंक्शन हो गया कि बैंक उसका फिर डिसबर्समेंट कराती, आपके खाते में पैसा आता, फिर वो पैसा आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे ये भी देखना चाहिए। जैसे स्टॉक के लिए अगर पैसा लिया होगा तो स्टॉक के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए तो वर्किंग कैपिटल के लिए,
कोई टर्म लोन है मशीनरी खरीदने के लिए, तो मशीनरी के लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो सैंक्शन होने के बाद में आप लोगों को ये भी देखना है कि वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। टेस्ट द समराइजेशन एंड ट्रेस द एंडिंग बैलेंसेस ऑफ जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर देखना चाहिए कौन सा बैलेंसेस है, क्या क्या लोन्स है। जनरल लेजर जैसे लोन का है, उसके अंदर सारे दिखेंगे, पीएनबी का लोन, जनता बैंक का लोन, अर्बन बैंक का लोन, डिबेंचर्स, ये सब लोन्स हो गए। फिर उसका पर्टिकुलर ईयर एंड बैलेंसेस आप लोगों को बैलेंस शीट के अंदर बताना है। ठीक है, ईयर एंड एक्टिविटी इन लोन्स। ईयर एंड एक्टिविटी इन लोन्स के अंदर क्या है? रिव्यू द डेट एक्टिविटी फॉर फ्यू डेज बिफोर एंड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड क्या रहता है आप लोगों का? 31/3 के आसपास क्या क्या मूवमेंट हो रही है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास हो रही है। टू डिटरमाइन इफ देयर आर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एट ईयर एंड ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू करेक्ट पीरियड। कुछ चीजें भले पेमेंट बाद में हो रहा है, लेकिन उसका कैसा रहता है, आपको उसको 31 के अंदर ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। समझ में आ रहा क्या? कि कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आपने छोड़ना नहीं है, सारे लायबिलिटीज को आपको उसको लेना जरूरी है। रिव्यू दी डेट एक्टिविटी। डेट एक्टिविटी मतलब क्या हो गया कि लोन जैसे लिया हुआ है, जैसे लोन का अकाउंट है, 50 लाख का अपना उसके अंदर बैलेंस था, फिर 50 लाख को आपने किस तरीके से खर्चा किया, 31 दिन के आसपास काय काय के लिए खर्चा किया। समझ में आ रहा है ना? कभी कभी 31 दिन को अपन पेमेंट कर देते, लेकिन वो एडवांस पेमेंट रहता अगले साल के लिए, उसको आपको लेना नहीं। गेटिंग? कभी कभी 31 दिन को पेमेंट नहीं हो पाता, 1 तारीख को होता पेमेंट, लेकिन वो खर्चा रहता पिछले साल का। तो ये ऐसा आपको देखना है कि कोई पिछले साल का खर्चा होगा तो उसको बराबर वो पीरियड में लो, कोई अगले साल के खर्चे के लिए एडवांस दिया होगा तो उसको नेक्स्ट पीरियड में लो। ईयर एंड एक्टिविटीज को देखना जरूरी है। डायरेक्ट कंफर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रहता है जनरली। For each lender in some circumstances, the selected lender with which the client has debt outstanding, debt outstanding मतलब जिससे आपने लोन लिया है, at the prior period and during the current year, prepare or have the client prepare a confirmation request. जैसे मैं बोला A से 50 लाख लिए हैं, पंजाब नेशनल बैंक से 20 लाख रुपए लिए हैं, C से 30 लाख रुपए लिए हैं, तो A को रिक्वेस्ट भेजो, C को रिक्वेस्ट भेजो, और B अगर बैंक है तो बैंक का स्टेटमेंट से आप वेरीफाई कर लो। Ascertain that the confirmation asks for all the information likely to be relevant to a test of debt and related interest balances. कितना इंटरेस्ट दिया, कितना बैलेंस है, वो सब बातें। मेल द रिक्वेस्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। समझ में आ रहा? उनको कंफर्मेशन के लिए लेटर भेजो, उनसे सब चीजें पूछो, और वो लेटर के अंदर क्या क्या बातें डालना है, किसको लेटर भेजना है, उससे रिक्वेस्ट वापस ऑडिटर को मंगाने का है, वो सारी बातें। अगर वो रिक्वेस्ट मतलब वो अगर वो लेटर नहीं भेजते, फिर नॉन रिप्लाई के लिए उनको डबल से रिमाइंडर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा? कैसा है, अगर मैं बोल रहा कि मुझे एक 50 लाख रुपए देना है, तो ए ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए हाँ कि मुझे कंपनी से 50 लाख रुपए लेना है। समझ में आ रहा है ना? तो अपना देना और उनका लेना सेम सिमिलर प्लेटफॉर्म के ऊपर रहना चाहिए। तो ऑडिटर ने इसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, अपना ऑलरेडी हो गया हुआ है एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। और किसको रिक्वेस्ट भेजना, वो रिक्वेस्ट किस तरीके से ड्राफ्ट करना, रिक्वेस्ट वापस ऑडिटर के पास में आनी चाहिए, सब बातें भी देखना चाहिए। मेल रिक्वेस्ट अंडर कंट्रोल टू द पर्सन विद इन द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी नॉलेजेबल। किसको भेजना वो भी जरूरी। अबाउट द क्लाइंट्स ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग एनी कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी होगा, गारंटीज वगैरह दिया होगा। आपको मालूम है कंटीजेंट लायबिलिटीज और गारंटीज ये जो है, जैसे लोन किसने लिया हुआ है, सी लिमिटेड, ठीक है, सी लिमिटेड ने लोन लिया है, उसके लिए अपने कंपनी ने क्या किया हुआ है, अपनी कंपनी ने उसके लिए क्या दिया हुआ है, गारंटी दी हुई है, मतलब अपन लोग गारंटर है। सी लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया। एक बात, वो पंजाब नेशनल बैंक से जब सी लिमिटेड ने लोन लिया तो अपनी कंपनी उसके अंदर एक गारंटर है। अब जो मैंने गारंटी दी है, जैसे सी लिमिटेड ने किससे लोन लिया हुआ है, मैं बोल रहा कि पंजाब नेशनल बैंक से सी लिमिटेड ने लोन लिया, कितने का लोन लिया हुआ है, 50 लाख का। अब इसने तो लोन लिया हुआ है सी ने, तो बुक्स में किसके आएगा, सी के, कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, लेकिन अपनी कंपनी उसके लिए गारंटर, ठीक है, अपनी कंपनी उसके लिए गारंटर है। तो ये क्या हो गया मालूम, अपने कंपनी के लिए, अपने कंपनी में कहाँ दिखेगा बताओ तो, अपने कंपनी में कहाँ दिखेगा, मैंने गारंटी दी है सी लिमिटेड के लिए, ऐसे नहीं बड़ी बैलेंस शीट के नीचे, क्या बोलते हो उसको, कंटिजेंट, क्या बोलते हो उसको, लायबिलिटी, बराबर, कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट के टोटल वगैरह में आता करे, नहीं, ये टोटल में नहीं आता है। समझ में आ रहा क्या? तो ये जो है ना बात, ये गारंटीज हो गया, कंटीजेंट लायबिलिटीज हो गया, लेटर्स ऑफ क्रेडिट हो गया, ये सब जो बातें हैं ना अपन लोग आगे और बैंकआउट में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि हर एक लायबिलिटी
बैलेंस शीट में नहीं आती, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब वो क्रिस्टलाइज अभी तक नहीं हुई है। सी लिमिटेड अगर नहीं भरेगा तो अपनी कंपनी को बुलाया जाएगा। ठीक, कंपेयर द रिप्लाईज टू द रिक्वेस्ट, प्रिपेयर और हैव द क्लाइंट प्रिपेयर रिकंसिलिएशन ऑफ द एक्सेप्शंस। अगर जैसे मैंने ए लिमिटेड को मैं बोला कि मैंने ए लिमिटेड से 50 लाख लिए, अब ए लिमिटेड बोलता नहीं हमको तो 60 लाख रुपए लेने का, हम सब दोनों के अंदर 10 लाख का फर्क आ गया, तो इसका ये जो एक्सेप्शन हो गया 10 लाख रुपए, इसको रिकंसाइल करने के लिए कंपनी वालों को लगाओ फॉर द डिफरेंस। जो भी डिफरेंस रहेगा कंफर्मेशन में, उसके लिए कंपनी वालों को लगाओ, ये डिफरेंस को रिकंसाइल करना है। Valuation, that the liability is recorded at correct amount and in correct account and in also correct period. Correct amount, correct account और correct period. Correct amount को correct account में और correct period के अंदर accounting होना चाहिए। Accounting policies and methods of recording the debts are appropriated and applied consistently. AS16 करके रहता है, borrowing cost करके, उसके अंदर ये बातें डिस्कस की गई है। लोन बैलेंसेस एंड लोन पेएबल टू द लोन एग्रीमेंट। लोन सैंक्शन कितना है, सैंक्शन लेटर से देखो, फिर अभी लोन पेएबल कितना है और लोन बैलेंस कितना है, ये सब बातें देखना जरूरी है। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ये रहेगा डिबेंचर के लिए। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना पेएबल है, इंटरेस्ट कितना पे कर दिया है, सैंक्शन लेटर से देखो। फॉरेन करेंसी लोन होगा तो उसको आपको INR के अंदर बताना पड़ता। ठीक है, फॉरेन करेंसी जैसे आपने यूएस से लिया हुआ है $1 लाख का लोन, वो $1 लाख को आपको 31.3 का जो रेट रहेगा उसके ऊपर लाके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन करेंसी का लोन को इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट करके रखने का है। डिबेंचर को अगर कुछ प्रीमियम वगैरह के ऊपर रिडीम करना हो तो वो प्रीमियम का अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो प्रीमियम की अमोर्टाइजेशन किसके थ्रू करते आता है, प्रीमियम का अमोर्टाइजेशन किसके थ्रू करते आता है, ये एनीबॉडी? डिबेंचर प्रीमियम के ऊपर रिडीम करना है 10 साल बाद। ठीक है, प्रीमियम का अमोर्टाइजेशन किसके थ्रू करते आता बोलो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते आता आपको? DRR। DRR, और DRR इस्तेमाल होता क्या? यस, DRR होता क्या उसके लिए? CRR। CRR, DRR, और गलत 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 गलत, और क्या इस्तेमाल होता बोलो तो? अरे पढ़े ना आप लोगों ने, SP सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल करते हैं ना, उसके लिए प्रीमियम को अमोर्टाइज करने के लिए, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल होता ना। समझ में आ रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कब इस्तेमाल करेंगे? फिर इसके लिए तो है वो CRR वगैरह, इसके लिए नहीं रहता बेटा। हाँ, तो सैंक्शन लेटर से देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट का कैलकुलेट करके देखो, ये सब बातें आप लोगों ने देखना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, हर बार की तरह इंड एस कंप्लायंट शेड्यूल 3, उसके हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन करना है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दैट इज द Companies Act 2013 and the applicable Indian general accounting policies and accounting framework. Determine the following items if any are properly recorded, classified and disclosed. Debt owed to related party, related party से लिया हुआ लोन। Debt callable by creditors, अगर आपने कोई क्रेडिटर का वायलेशन कर दिया कोई टर्म्स एंड कंडीशन का, फिर अब वो कभी भी मंगा सकते हैं अपने से, जो शॉर्ट टर्म में आपको कभी भी देना पड़ सकता है, तो उसको अलग से बताओ। फिर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एक्सपेक्टेड टू बी रिफाइनेंस्ड, कोई और फाइनेंस होने वाला है उसका, वो देखो। डिस्काउंट और अनकंडीशनल परचेस ऑब्लिगेशन। ठीक है, चलो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।